साल बाद इंडियन क्रिकेट का एक्स कोच राहुल द्रविड़ आरआर को वापस से ज्वाइन किया है। तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई था क्योंकि कुमार संगकारा ने पिछले कुछ सालों में एक बेहतरीन टीम बना के दिया था आरआर को। तब उससे भी बेटर उम्मीद करते हो इस बार क्योंकि राहुल द्रविड़ ने ज्वाइन किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता है और ये ऑक्शन टेबल पे नहीं, रिटेंशन के टाइम पे चीजें थोड़ा सा खराब हो गया था। इनके जो 6 रिटेंशंस थे, संजू सैमसन, जायसवाल, रियान पराग, ध्रुव जुरैल, हेटमेयर और संदीप शर्मा, 79 करोड़ इधर खर्च हो गया। उनके पास ऑक्शन टेबल पे पर्स बाकी था 41 करोड़। लेकिन क्या ये 6 रिटेंशन 79 करोड़ वर्दी था? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं। ध्रुव जुरैल को आपने 14 करोड़ दिया। अगर आप ध्रुव जुरैल को ऑक्शन में आने देते, शायद ध्रुव जुरैल आपको 10 करोड़ में मिल जाता या फिर उससे कम में मिल जाता, लेकिन 14 करोड़ शायद ही ध्रुव जुरैल पहुंचता। तो इधर कुछ करोड़ खर्च हो गया एक्स्ट्रा। फिर शैमरन हेटमेयर को आपने दिया है 11 करोड़। आप एक बात सोचो, इस ऑक्शन में सबसे एक्सपेंसिव ओवरसीज प्लेयर रहा है जॉस बटलर, 15.75 करोड़। अगर बटलर को सिर्फ 15.75 करोड़ मिल रहा था तो क्या हेटमेयर 11 करोड़ के आसपास भी पहुंचता? बिल्कुल भी नहीं। हेटमेयर और बटलर पे डे एंड नाइट का डिफरेंस है। इस बार मेगा ऑक्शन पे हर एक ओवरसीज प्लेयर का प्राइस कम ही हुआ है। अगर बटलर को 15.75 करोड़ मिल रहा है, हेटमेयर को कहीं से भी 11 करोड़ नहीं मिलता। तो इन्होंने बहुत सारे एक्स्ट्रा पैसा इधर खर्च कर दिया और थोड़ा सा रिटेंशन को खराब कर दिया इधर ही। शायद वन ऑफ द वर्स्ट रिटेंशन आरआर के थे। प्लेयर की कैपेबिलिटी में मैं बात नहीं कर रहा हूं, प्लेयर्स अच्छे हैं लेकिन पैसा ज्यादा मिला है उनको, ये ऑनेस्ट चीज है। मैं उनकी बॉलिंग अटैक से स्टार्ट करता हूं क्योंकि उनकी जो बॉलिंग अटैक था पिछले कुछ साल बहुत अच्छा था। इनके जो मेन 5 बॉलर्स थे वो थे चाहल, अश्विन, ट्रेंट बोल्ट, संदीप शर्मा और अवेश खान। और राजस्थान सिर्फ एक अकेला टीम था जो 5 ही मेन बॉलर्स को बॉलिंग देते थे। बहुत कम मैचेस में पिछले 2 साल में इन्होंने 6th बॉलिंग यूज किया है। 6th बॉलर कभी भी यूज नहीं किया। 5 ही बॉलर के साथ जाते थे और ये 5 ही बॉलर 4-4 ओवर करके 20 ओवर डालता था। मतलब इतना क्वालिटी था इनके बॉलिंग अटैक में। लेकिन इस बार इन्होंने संदीप शर्मा को तो रिटर्न कर लिया, लेकिन बोल्ट की जगह पे लेके आए हैं जोफ्रा आर्चर को। अब आर्चर का जो बेस्ट साल था आईपीएल में वो था 2020 आरआर के लिए, जहां पे उन्होंने 20 विकेट लिया था विद एन इकोनॉमी ऑफ 6.55। आप सोचो, आर्चर 2 ओवर डेथ पे भी डालता है। अगर इकोनॉमी 7 के नीचे था मतलब बेहतरीन बॉलिंग रहा 2020 में। लेकिन उसके बाद आर्चर बहुत फ्रीक्वेंटली इंजर्ड हुआ है, 3-4 बार इंजर्ड हुआ है। और इंजरी के बाद मैंने 2 सीरीज पर उनको देखा, एक टी20 वर्ल्ड कप और एक ऑस्ट्रेलिया वाला जो सीरीज था। थोड़ा सा शार्पनेस कम हो गया उसकी बॉलिंग पे, थोड़ा सा जो तीखापन था वो कम हो गया है। और वो ऑब्वियस है, अगर आप इतना इंजर्ड हो गए तो रिदम में वापस आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो एक क्वेश्चन रहेगा कि जोफ्रा आर्चर कितना फिट रहेगा और क्या वो पुराना वाला जोफ्रा आर्चर देखने को मिलेगा, इसमें एक बिग क्वेश्चन है। लेकिन ये फिर भी बहुत अच्छा बाई था। दूसरा एक जो चीज है, ट्रेंट बोल्ट डेथ पे बॉलिंग नहीं डालता था आरआर के लिए। मुझे याद है पिछले साल, मैच एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन ट्रेंट बोल्ट के इससे बहुत सारे मैचेस में हुआ है, एक ओवर बाकी था शायद, लेकिन डेथ पे संजू ने उनको बॉलिंग नहीं दिया क्योंकि ट्रेंट बोल्ट का जो अगर स्टैट्स देखो, डेथ पे पिछले 3 साल में आईपीएल में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थे। लेकिन आर्चर आपको न्यू बॉल के साथ भी बॉल करके देगा और डेथ पे भी बॉलिंग करके देगा, तो ए बाई तो ठीक ठाक था। फिर उनको चाहिए था एक आवेश खान का रिप्लेसमेंट। आवेश खान आरआर के लिए पिछले साल 19 विकेट्स लिया है, ऑलमोस्ट 10 का इकोनॉमी था। ज्यादातर बॉलिंग वो मिडिल ओवर और डेथ पे करते हैं, शायद पावर प्ले में 1 ओवर डालते हैं, फिर मिडिल में 1 और डेथ पे 2 ओवर डालते हैं। थोड़ा बहुत मार खाता है, ऑब्वियस है थोड़ा बहुत मार खाएगा, लेकिन वो अच्छा बॉलिंग करता है। वो स्ट्रीट स्मार्ट है, उसको पता है वो क्या कर रहा है। 19 विकेट्स खराब बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छा बॉलिंग किया उसने। उनकी जगह उन्होंने लिखा है तुषार देशपांडे को। आप तुषार देशपांडे सीएसके के लिए पिछले 2 साल में 38 विकेट्स लिया है, जो बहुत अच्छा है। लेकिन मैं बाद में आता हूं, हमेशा शायद स्टैट्स है ना, वो ट्रू कलर आपको रिफ्लेक्ट नहीं करते बॉलर में वीकनेस क्या है और स्ट्रेंथ क्या है। 38 विकेट उसने लिया जरूर है, बहुत अच्छा किया है। 38, हाँ शायद 38 विकेट लिया है पिछले 2 साल में, और इकोनॉमी भी ऑलमोस्ट 10 के आसपास ही था। लेकिन तुषार देशपांडे ना बहुत सीधा साधा इंसान है, बहुत सिंपल इंसान है, ठीक है। और वो नए बॉल के बॉलर है, थोड़ा सा मूवमेंट उसको मिलता है, डेथ पे वो बॉलिंग डालता नहीं। मैंने उसको लाइव ग्राउंड में देखा था डेथ पे बॉलिंग डालते हुए, पहले मैच पे आरसीबी के अगेंस्ट, जहां पे अनुज रावत खड़े खड़े उसको छक्का मार रहा था, ठीक है। तो डेथ का वो अच्छा बॉलर बिल्कुल भी नहीं है। तुषार देशपांडे का कैरियर हाईलाइट तो यही है जो रोहित शर्मा को उसने एक स्विंग डालते हुए बोल्ड किया था, बहुत अच्छा बॉल था वो। लेकिन देशपांडे, जैसे मैंने कहा, बहुत ही सिंपल है।
उसके पास वो गेम अवेयरनेस नहीं है, गेम स्मार्टनेस नहीं है। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब वो बॉलिंग डाल रहे हैं, कोई ना कोई सीनियर प्लेयर उससे बात कर रहे हैं, मोइन अली, धोनी। और फिर धोनी बहुत कवर अप भी कर लेता था, क्योंकि धोनी बैट्समैन को पढ़ के थोड़ा बहुत इधर फील्डर एडजस्ट करके, इसलिए देशपांडे को कभी कभी खराब बॉल में भी विकेट मिला है, तो धोनी का थोड़ा सा हाथ रहा है। तो देशपांडे वो बॉलर है, आप जिसको आपको कंटिन्यू गाइड करना पड़ेगा। संजू सैमसन को कंटिन्यू बात करना पड़ेगा उससे कि तू ए कर, बैट्समैन ए चाह रहा है, तू ए डाल। आपको नॉन स्टॉप उसको गाइड करना पड़ेगा। और क्योंकि इस बॉलिंग अटैक पे, इस टीम पे सीनियर प्लेयर्स बहुत कम है। एक संदीप शर्मा है जरूर, लेकिन सीनियर प्लेयर्स कम है। अश्विन होता, भूवी होता, शामी होता, जो भी होता, तो शायद देशपांडे और भी बेटर बॉलर लग सकता था। लेकिन फिर एक क्वेश्चन मार्क देशपांडे में है कि सीएसके से बाहर जाके वो क्या करेगा, क्योंकि उसमें वो गेम स्मार्टनेस थोड़ा सा कम है। तो इसमें एक डाउट है मेरे हिसाब से। आवेश खान उससे बेटर बॉलर ऑब्वियसली है, क्योंकि एक्सपीरियंस ज्यादा है, लेकिन तुषार देशपांडे अच्छा कर सकता है। अब आरआर के पास और एक बॉलर था, कुलदीप सेन, जिनके पास पेस था, जितने में मैचेस खेले अच्छा खासा परफॉर्म करके दिया है। कुलदीप सेन का रिप्लेसमेंट बन के आया है आकाश मडवाल। एक चीज और है, अगर रोहित शर्मा कैप्टन होता अभी भी एमआई का, तो शायद आकाश मडवाल अभी भी एमआई में होता, क्योंकि रोहित शर्मा ने उनपे बहुत ज्यादा ट्रस्ट दिखाया था। और रोहित शर्मा थोड़ा बहुत और लंबा बैक करता है, वो मैं मुंबई वाले रिव्यू में बताऊंगा। लेकिन आकाश मडवाल पिछले साल 14 मैचेस पे सिर्फ 5 मैच खेला है, और उसका इकोनॉमी था कुछ 11.25 समथिंग, मतलब 11 के ऊपर का इकोनॉमी था। बहुत खराब बॉलिंग किया पिछले साल आकाश मडवाल ने। एक मैच जो मुझे याद आ रहा है, एमआई वर्सेस आरसीबी वानखेड़े में, दिनेश कार्तिक बैटिंग कर रहा था डेथ ओवर पे, आकाश मडवाल बॉलिंग डालने आता है। उसको पता लग रहा है, दिनेश कार्तिक का जो बॉडी लैंग्वेज था, साफ साफ देख के पता लग रहा था कि दिनेश कार्तिक स्कूप ही खेलेगा। फिर भी उसका लाइन और लेंथ पे कोई भी डिफरेंस नहीं था। उस ओवर पे शायद दिनेश कार्तिक 4 स्कूप शॉट खेलते, चारों बाउंड्री। तो फिर उसको ड्रॉप कर दिया उस मैच के बाद ही। तो आकाश मडवाल के साथ आप क्या कर सकते हो आरआर, ये भी एक बड़ा सा सवाल है। उनका जो नेक्स्ट पेसर है वो है फारूकी, जो लास्ट ईयर एसआरएच में था, अफगानिस्तान के लिए खेलते हैं। फारूकी T20 वर्ल्ड कप में शायद हाईएस्ट विकेट टेकर था, इफ नॉट हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर, क्योंकि हर एक मैच पे 4-5 विकेट लेके जा रहा था। बहुत अच्छा बॉलिंग किया है, लेफ्ट हैंडेड पेसर है। लेकिन उधर ना पिच का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। अगर आप देखो लास्ट जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें हर एक पेसर्स का स्टैट्स बेटर हो गया है, क्योंकि पिच ही ऐसे थे। आपको आईपीएल में ऐसे पिचेस बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। फिर भी फारूकी इज अ डिसेंट बॉलर, अच्छा बाय हो सकता है, और शायद आपको खेलते हुए भी नजर आएगा। फिर उन्होंने बैकअप पे और एक पेसर को लिया है, युद्धवीर, जम्मू के, बहुत लंबे है, लास्ट ईयर एलएसजी के लिए खेल रहे थे, अच्छा खासा बॉलर है, लेकिन प्रूवन नहीं है। वो श्योर शॉट एश्योरिटी नहीं देता कि कितना अच्छा करेगा। फिर और एक पेसर को लिया है उन्होंने बैकअप में, मफाका। मफाका वही बॉलर है जिसने कहा था शायद आई एम बेटर देन बुमराह और आई कैन बी बुमराह, बट फिर 4 ओवर पे 70 रन खा गया था। उसके बाद तो ड्रॉप ही हो गया था। तो माफा का तो शायद आपको मतलब खेलेगा नहीं शायद एक भी मैच। लेकिन अगर आप कंपेयर करो पिछले साल का पेस अटैक और इस साल का पेस अटैक, पिछले साल उनके पास था ट्रेंट बोल्ट, संदीप शर्मा, आवेश खान, नंड्रे बर्गर, कुलदीप सेन। पिछले साल का पेस बॉलिंग यूनिट इस साल के पेस बॉलिंग यूनिट से बहुत बेटर था। मतलब राजस्थान मुझे लगता है कि हर एक डिपार्टमेंट में ना पिछले साल से खराब किया है। वीक आप बोल नहीं सकते कि टीम खराब है, टीम खराब नहीं है। किसी का भी टीम आईपीएल में हर एक टीम स्ट्रांग होता है, खराब नहीं होता है। लेकिन अगर सेम फ्रेंचाइज को आप ईयर बाय ईयर कंपेयर करो कि पिछले साल वो कैसे थे, इस साल कैसा है, उस हिसाब से राजस्थान हर एक डिपार्टमेंट में पिछले साल से बहुत खराब किया है। अगर आप उनके स्पिन अटैक देख लो, लास्ट ईयर उनके पास था चाहल और अश्विन। एक्सपीरियंस ही एक्सपीरियंस, मतलब आईपीएल का एक्सपीरियंस, इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस, हर एक ग्राउंड, हर एक कंडीशन का एक्सपीरियंस, जो आपको फ्री में नहीं मिलता है। और दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था। अश्विन आके थोड़ा रन को रोक के प्रेशर क्रिएट करता था, चाहल आके फ्लाइटेड डिलीवरी डाल के विकेट लेके जाता था, बेहतरीन कॉम्बिनेशन था। अभी जो इनके रिप्लेसमेंट आए हैं वो है हसरंगा और तीक्ष्ण। अगर T20 स्टेट्स देखो, T20 इंटरनेशनल स्टेट्स, शायद हसरंगा और तीक्ष्णा बेटर स्टेट्स प्रोवाइड करते हैं अश्विन और चाहल से। लेकिन इसके पीछे और एक भी रीजन है, क्योंकि ज्यादातर मैच वो श्रीलंका में खेलते हैं, और 4 ओवर डालना कोई मतलब ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। तो है वो स्मार्ट बॉलर तीक्ष्णा। तो हसरंगा तो इनफैक्ट बहुत अच्छा बॉलर, उसको गूगली भी बहुत अच्छा है, बैटिंग करना आता है उसको, इट्स नॉट ए बैड परचेज एट ऑल। तीक्ष्णा की एक चीज है कि वो पिछले 1-2 साल में ना मिस्ट्री स्पिनर था, लेकिन उसका मिस्ट्री इतना इफेक्टिव नहीं रहा है। आप बैट्समैन उसको पढ़ लेते, हालांकि रन फिर भी कम देता है, लेकिन वो इफेक्टिवनेस नहीं रहा, कितना विकेट लेके देगा आपको, वो कुछ चीज का कुछ गारंटी नहीं है। फिर भी स्पिन अटैक फिर भी कह सकते कि अच्छा है।
अगर एक इंडियन स्पिनर होता, एक ओवरसीज स्पिनर होता तो और मजा आ जाता, क्योंकि आपको दो स्पिनर दोनों ओवरसीज है, तो थोड़ा सा इधर प्रॉब्लम हो सकता है। उनके पास बैकअप में और एक स्पिनर है, कुमार कार्तिकेय। मुंबई के लिए मैंने देखा था एक दो मैच पे, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन जो कुलदीप यादव दोनों डाल लेते हैं, वो अच्छा खासा बॉलर है, डिसेंट बॉलर है। अगेन वो प्रूवन एश्योरिटी नहीं देता कि वो कितना अच्छा करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनका जो स्पिन अटैक था पिछले साल वो शायद 5-10% बेटर था, क्योंकि एक्सपीरियंस उनपे बहुत ज्यादा है और इंडियन कंडीशंस में पूरा जिंदगी बिताए। आप उनके बैटिंग पे आते हैं। पिछले साल नहीं, बहुत साल से उनके पास एक बैट्समैन था जो ओपनिंग करने आता था, और 17, 18, 19, 20 ओवर तक बैटिंग कर लेता था अकेले। अकेले दम पे कितने मैचेस जिताया है आरआर को, जॉस बटलर। इट्स ह्यूज 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 लॉस कि बटलर नहीं है उनके बैटिंग लाइनअप पे। मतलब बटलर का जो वैकेंसी है ना, वो शायद ही कोई फिल कर पाएगा, बहुत मुश्किल है। जिस तरीके का गेम अवेयरनेस बटलर का है T20 में, वो मैच करना बहुत मुश्किल है। आपने देखा होगा बटलर का बहुत, मतलब जब चाहिए तब मार सकता है, वो इनिंग्स को बहुत अच्छा बिल्ड करता है, और एक जो गेम को एक्सेलरेट करने का पावर है ना बटलर के पास, अनबिलीवेबल है। मतलब बटलर का स्ट्राइक रेट कब 110 से 190 पे पहुंच जाता है आपको पता नहीं लगेगा। 10-12 बॉल के डिफरेंस में 110 से 190 हो जाता है स्ट्राइक रेट। तो जॉस बटलर को जरूर ये लोग मिस करेंगे। इस बार जो ओपनिंग करेंगे वो है संजू सैमसन, और मुझे लगता है कि संजू सैमसन का करियर, इंटरनेशनल करियर राइट टाइम पे पीक हुआ है। 3 सेंचुरीज आया T20 में, तो उनको वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। एक ज्यादा कॉन्फिडेंस भी मिलेगा कि इंडिया की टीम में परमानेंट हो चुका है अभी T20 टीम में, इतना बेहतरीन साल रहा है इस साल, तो बेटर करेंगे। और उनके साथ ओपनिंग करेंगे जायसवाल। मुझे लगता है कि 2026 T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए जो दो बैट्समैन ओपनिंग करेंगे, वही दो बैट्समैन आपको इस साल आरआर के लिए ओपनिंग करते हुए नजर आएगा। वो है जायसवाल और संजू सैमसन। और शायद इधर से एक छोटा सा प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगा कि एक इन दोनों का पार्टनरशिप किस तरीके से बिल्ड होता है, क्या करते हैं। मुझे लगता है कि मैं तो देख रहा हूं कि यही दो बैट्समैन टच वुड कि शायद इंडिया के लिए 2026 वर्ल्ड कप में ओपनिंग करेंगे T20 वर्ल्ड कप में। फिर नंबर 3 पे उनके पास है नीतीश राणा। वंस अगेन डिसेंट बाई, अच्छा खासा परफॉर्म करता है, और उनको अभी बहुत कुछ प्रूव करना है। तो मतलब ऑब्वियसली मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिसअपॉइंट है कि केकेआर ने उनको रिटेन नहीं किया, तो थोड़ा सा प्रूव करना पड़ेगा उनको भी, तो अच्छा करेंगे। नंबर 4 पे रियान पराग। लास्ट साल शायद उनके करियर का सबसे बेहतरीन साल रहा है। अभी इंडियन टीम का परमानेंट मेंबर बन चुका है, और ज्यादा अच्छा करना पड़ेगा। 4 नंबर तक मतलब जो टॉप 4 के बैट्समैन है वो तो बिल्कुल सॉर्टेड है। नंबर 5 पे आते हैं ध्रुव जुरैल। टेक्निक बहुत अच्छा है, टेम्परामेंट बहुत अच्छा है, टैलेंटेड बहुत है, सब कुछ है उनके पास। लेकिन T20 गेम को शायद थोड़ा सा और इंप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि पिछला 2 साल में आईपीएल में उनका बैटिंग एवरेज रहा है 21 और 24, और उससे 10 गुना बेटर अच्छा बैट्समैन है ध्रुव जुरैल। तो उनको थोड़ा सा और प्रूव करना पड़ेगा। बहुत हद तक उनपे भी टीम डिपेंड करेगा, क्योंकि नंबर 5 पे बैटिंग करने आएगा। 6 पे उनके पास है शेमरन हेटमेयर। हेटमेयर आरआर के लिए हमेशा अच्छा किया है, बहुत सारे मैचेस फिनिश किया है, और आप वेस्ट इंडीज की पावर हिटिंग को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो। फिर नंबर 7 पे आएगा शुभम दुबे। शुभम दुबे शायद आपको हर एक मैच खेलते हुए दिखेंगे इस बार, और शुभम दुबे पे मुझे लगता है टीम 60% डिपेंडेंट होगा कि आरआर अच्छा करेगा कि नहीं। सक्सेस और फेलियर वो बहुत हद तक शुभम दुबे की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। मैं बाद में बोलता हूं क्यों। बैटिंग लाइनअप ठीक ठाक है, लोअर मिडिल ऑर्डर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा वीक है, फिनिशर थोड़ा सा और भी वीक हो रहा है। मतलब वो एक्सपीरियंस, वो ट्रस्ट नहीं देता है कि अच्छा ही करेगा। लेकिन टॉप 4 के बैट्समैन बहुत सॉलिड है। 13 साल का बच्चा वैभव सूर्यवंशी को आरआर ने 1.1 करोड़ से खरीदा है। तो लोग क्या कर रहे हैं, उसके एक पुराने वीडियो को वायरल कर रहे हैं, जहां पे 1.5 साल पहले उसने कहा था कि वो 13 साल का है, और वो अभी भी 13 साल का है। आप ये चीज सोचो कि 13 साल की एज फैक्टर की वजह से उसको 1.1 करोड़ नहीं मिला है। उसको 1.1 करोड़ सिर्फ एक ही वजह से मिला है, उसकी क्रिकेटिंग स्किल की वजह से। तो इस चीज को सेलिब्रेट करो, चाहे वो 13 हो, 14 हो, 15 हो, उसके पास वो क्रिकेटिंग स्किल है जिसकी वजह से उसका वैल्यू है 1.1 करोड़। वरना 10 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे ऐसे भी बैट्समैन अनसोल्ड जा रहे हैं आईपीएल में। तो सेलिब्रेट दिस थिंग। एज को बीसीसीआई के ऊपर छोड़ दो, वो बीसीसीआई देख लेगा। उम्मीद करता हूं कि आरआर उसको एक बेटर क्रिकेटर बनाएगा इधर से, और इंडिया का नाम और भी ऊपर जाएगा। क्योंकि अगर वो 14 ईयर्स के भी है, 15 ईयर्स के भी है, जितने भी साल का है, उसमें इतना टैलेंट है, तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू मेक इंडिया प्राउड। और एक दो प्लेयर है इस स्क्वाड में, अशोक शर्मा, कुणाल राठौर। मैंने उनको कभी देखा नहीं है लाइव खेलते हुए, तो ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा।
सब कुछ ध्यान में रखते हुए लास्ट ईयर आरआर के साथ इस साल के आरआर को कंपेयर करते हुए मैंने आरआर को दिया है 6.5। इससे बेटर ये लोग कर सकते थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब एक प्रोबेबल 12 बना के देख लेते हैं। इनके दो ओपनर्स होंगे संजू सैमसन और जायसवाल। नंबर 3 पे राणा, 4 पे रियान पराग, 5 पे ध्रुव जुरेल और 6 पे हेटमेयर, 7 पे शुभम दुबे, 8 पे हसरंगा, 9 पे आर्चर, 10 पे देशपांडे, 11 पे संदीप शर्मा और 12 पे अगर आपको स्पिनर चाहिए तो तीक्ष्णा, आपको पेसर चाहिए तो फारूकी। आर्चर तक बैटिंग है, 6 बॉलिंग ऑप्शन है, ठीक ठाक है। इनका लोअर मिडल ऑर्डर थोड़ा सा वीक है, तो मुझे लगता है कि रियान पराग एक बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। रियान पराग क्योंकि नंबर 4 पे बैटिंग करने आएगा मेरे हिसाब से, तो जिस भी ओवर में वो बैटिंग करना आएगा, मान लो 7 ओवर, 8 ओवर, 10 ओवर, जब भी उसका बैटिंग आएगा उसका माइंडसेट ये होना चाहिए कि वो 20 ओवर तक खेले, एक एंड को पकड़ के एंड तक खेले, तभी जाके आरआर बेटर करेगा। दूसरा और एक इंपॉर्टेंट बैट्समैन होगा शुभम दुबे। उसको रमनदीप सिंह वाला रोल प्ले करना पड़ेगा कि 200 की स्ट्राइक रेट से 6, 7, 8, 9 बॉल जब भी मौका मिले 190, 200 के स्ट्राइक रेट में बैटिंग करूं, तब जाके इस टीम को एक बेटर पुश मिलेगा, ये टीम और भी अच्छा दिखेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।